मेरा शौहर रोज रात को फटकरी लेकर बाथरूम में चला जाता, 2-3 घंटे बाद बाहर निकलता। मैं ये देखकर बहुत हैरान हो जाती कि वो फटकरी को अपनी जान से ज्यादा संभाल कर क्यों रखता है। अभी तक मेरे शौहर ने मेरे साथ हम बिस्तरी भी नहीं की थी। वो हर रात फटकरी लेकर बाथरूम में चला जाता और मैं बाहर उसका इंतजार करते करते सो जाती। एक दिन रात जानने के लिए मैंने बाथरूम की खिड़की से झांका तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरा शौहर तो मेरा नाम निशा है, मेरी उम्र 25 साल है। मुझे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि ये सब नॉर्मल होकर भी नॉर्मल नहीं है, या फिर ये सब कुछ ज्यादा दिनों के लिए नहीं है। यही सब सोच सोच कर मेरे सर में बुरी तरह से दर्द हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं एक दिन भी इस आदमी के साथ रही तो मैं पागल हो जाऊंगी। कभी कभी मुझे लगता था कि मैं एक पागल औरत हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मेरा शौहर ही पागल आदमी है। मैं फैसला नहीं कर पा रही थी कि हम दोनों में से कौन नॉर्मल था और कौन नहीं। एक फटकरी थी जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी थी। कोई सोच भी नहीं सकता था एक छोटी सी सफेद रंग की फटकरी ने मेरी जिंदगी में जीना दुश्वार कर दिया था। रोज मेरा शौहर एक नई तरह की फटकरी घर में लेकर आता था और उसे इतना संभाल कर रखता था कि जैसे वो कोई हीरे या जेवरात हो। वो पागलों की तरह हर 10 मिनट बाद आकर अपनी फटकरी का ध्यान करता था कि कहीं फटकरी खराब तो नहीं हो गई, और कहीं कोई चोरी करके तो नहीं ले गया, और कहीं कोई चीज फटकरी के ऊपर तो नहीं गिर गई जिससे फटकरी जाया हो जाए। वो बार बार अपनी लाई हुई फटकरी का ख्याल रखता था। कभी उसे लाकर दराज में रखता, तो कभी उसे अलमारी में रख देता, तो कभी उसे सूटकेस में संभाल कर रख देता था। मैं सोच सोच कर पागल हो गई थी कि आखिरकार इसमें ऐसा भी क्या था जो मेरा शौहर इस फटकरी के लिए पागल हुआ जा रहा था, और इसे फटकरी की इतनी ज्यादा परवाह थी। शादी के बाद मैं जब नई दुल्हन बनकर इस घर में आई थी तो तब भी मेरे शौहर के हाथ में यही फटकरी थी। वो मुझसे बात करने के बाद अपनी फटकरी को लेकर बाथरूम में चला गया था, और मेरे शौहर को गए हुए लगभग 3 घंटे हो गए थे। मैं अपने शौहर के इंतजार करते करते सो गई थी, क्योंकि मैं भी दुल्हन बनकर थक गई थी, इसलिए मुझे नींद आ गई थी। और आखिरकार मैं अपने शौहर का कब तक इंतजार कर सकती थी। मेरा शौहर तो ना जाने कब बाथरूम से बाहर निकला और मैं कब सो गई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। सुबह को जब मेरी आंख खुली तो मेरा शौहर मुझे बिस्तर पर नजर नहीं आया था। मैं सोच में पड़ गई थी कि क्या उसने सारी रात बाथरूम में ही गुजारी थी। मैं बड़ी परेशान हो गई थी और मैंने देखा कि वो बाथरूम से निकला और उसके हाथ में वही शॉपर मौजूद था जिसके अंदर फटकरी थी। मेरा शौहर बहुत देर तक अपनी फटकरी के साथ बाथरूम में बंद रहता था और बाहर आने के बाद कहता कि सारी कमी पूरी हो गई है, और मैं शर्मिंदा हो जाती थी कि न जाने वो कैसी कमी पूरी होने की बात कर रहा था। वो दिन था और आज का दिन था। मेरी शादी को लगभग 5 महीने हो गए थे और ये फटकरी थी कि जिसकी कहानी आज तक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बार बार बाथरूम में जाता और फटकरी का वो शॉपर हाथ बाथरूम के अंदर जाते हुए और बाथरूम से बाहर आते हुए भी उसके हाथ में ही होता था। बाथरूम से लगातार पानी गिरने की आवाज आती रहती, और जब ज्यादा देर हो जाती तो मेरा शौहर बाथरूम से बहुत खुश होकर बाहर निकलता था। मैं तो बड़ी अजीब सी उलझन में फंस गई थी। मैं अपनी परेशानी किसी को बता भी नहीं सकती थी। ये सच्चाई जानने के लिए एक रात मैंने बाथरूम की खिड़की से झांक कर देखा तो मेरा दिमाग फट गया था और मेरे होश उड़कर रह गए थे। मेरे माँ बाप मुझे बहुत प्यार किया करते थे, क्योंकि मैं उनकी लाडली बेटी थी। मैं अपने सब भाई बहनों में सबसे छोटी थी, इसलिए मुझे अपने माँ बाप के साथ साथ अपने बड़े भाई बहनों का भी बहुत प्यार मिला था। मेरे माँ बाप का कहना था कि मैं बचपन में काफी बीमार रहती थी और मेरे माँ बाप हमेशा मेरे ठीक होने की कोशिश करते रहते थे। बचपन में मेरा काफी इलाज भी हुआ था, इसलिए मुझसे मेरे घर में सारे लोग बहुत ज्यादा प्यार करते थे। मेरे माँ बाप ने अल्लाह के आगे रो रो कर मेरी जिंदगी की भीख मांगी थी, मगर मेरे माँ बाप को ये पता नहीं था कि उनकी जिंदगी इतनी जल्दी उनको छोड़कर चली जाएगी और उनकी सबसे लाडली और छोटी बेटी उनके पीछे यतीम हो जाएगी। अगर मेरे माँ बाप को ये बात पता होती तो वो कभी भी बचपन में मुझे नहीं बचाते। मेरी फैमिली में मेरे अम्मा अब्बा के अलावा मेरे एक बड़े भैया और 2 बहनें भी थीं। वो सब लोग एक साथ मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। मैं 9 साल की थी जब हमारी पूरी फैमिली पिकनिक के लिए जा रही थी। तभी रास्ते में अचानक हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट इतना ज्यादा खतरनाक था कि मेरे माँ बाप और मेरे भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई थी, लेकिन शायद अल्लाह ने मुझे जिंदगी देनी थी, इसलिए कितने लोगों की मौत हो जाने के बाद मैं अकेली बच गई थी। मुझे मामूली सी चोट लगी थी, लेकिन मेरी जिंदगी बच गई थी। लोग मुझे देखकर हैरान हो रहे थे कि ये लड़की कैसे बच गई। कहते हैं कि जिसकी जिंदगी अल्लाह लिख दे उसे कौन मार सकता है। और कुछ लोग मुझे देखकर बहुत अफसोस भी कर रहे थे कि मैं अपने माँ बाप के बिना कैसे इस दुनिया में अकेली रहूंगी। अच्छा तो यही होता कि मैं भी अपनी फैमिली के साथ ही इस दुनिया से चली जाती। लोग कह रहे थे कि ये लड़की अब यतीम होकर जिंदगी कैसे गुजारेगी।
थी, कौन परवरिश करेगा इसकी। इसी तरह से मेरी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी थी और मैं अकेली हो गई थी क्योंकि मैं बिल्कुल लावारिस थी। अब्बा के सुतेले भाई ने मुझे अपने घर में जगह दे दी थी क्योंकि और कोई मुझे अपने साथ रखने के लिए तैयार ही नहीं था और मेरी माँ के रिश्तेदार तो डर की वजह से कभी हमारे घर पर अफसोस करने के लिए भी नहीं आए थे। मैं अपने चाचा चाची के घर में रहने की लगी थी और उनकी बेटियों की उतरन पहनकर उनका बचा हुआ खाना खाकर अपनी जिंदगी गुजार रही थी। वो लोग मुझे बहुत ताने भी दिया करते थे। उन लोगों के ताने सुन सुनकर ही मैं जवान हो गई थी और इसी तरह से टाइम तेजी से गुजरता चला गया था और मेरी शादी की उम्र हो गई थी। मेरे लिए काफी सारे रिश्ते भी आने लगे थे। मुझे ऐसा लगता था मेरे लिए रिश्ते आते ही मेरी चाची परेशानी में आ जाती थी। मेरी चाची ने मुझसे जान छुड़ाने के लिए मेरी शादी एक ऐसे इंसान से कर दी थी जिसको मैं जानती नहीं थी। फिर भी मैंने सोचा कि चाची के घर पर मुझे सारा दिन नौकरानियों की तरह काम करना पड़ता था। इससे बेहतर तो यही होगा कि मैं अपने शौहर के घर काम करूं और उसकी खिदमत करूं। जब मैंने अपने होने वाले शौहर को देखा तो लड़का काफी हैंडसम और स्मार्ट था, इसलिए मैं बेफिक्र हो गई थी। फिर सुना कि लड़के वालों का अपना घर है तो इस बात से मैं और भी ज्यादा खुश हो गई थी। चाची ने तो अपनी जान से छुटकारा पाने के लिए मेरी शादी जल्दबाजी में कर दी थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और मेरी चाची की बेटियां मुझसे ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, इसलिए चाची जलन की वजह से मुझे जल्द से जल्द रुखसत करना चाहती थी ताकि उनकी बेटियों के लिए आगे का रास्ता साफ हो सके। रुखसती के टाइम पर चाची ने मुझसे कहा था कि अब ससुराल में ही रहना, मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारा खर्चा उठा सकूं। जैसे भी हालात हो अपने ससुराल में ही रहना है और अगर अपने ससुराल में तुम्हें कोई परेशानी लगे तो चुपचाप उसे बर्दाश्त करना। तलाकशुदा बनकर मेरे घर पर आने की कोई जरूरत नहीं। चाची की इस बात ने मुझसे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था। वो इस तरह की बातें न जाने मुझसे क्यों कर रही थी। अभी तो मेरी रुखसती भी पूरी नहीं हुई थी और वो तलाक तक पहुंच गई थी। आखिर वैसा क्यों कह रही थी? क्या लड़के में कोई खराबी थी या उसके घर वालों में या मुझ में कोई गड़बड़ थी? मेरे जहन में अजीब अजीब तरह के सवाल पैदा होने लगे थे और इन्हीं सवालों को सोचते हुए जब मैं अपने ससुराल रुखसत होकर चली गई तो शादी की पहली रात ही मुझे अंदाजा हो गया था कि चाची इस तरह की बातें क्यों कर रही थी। जिस लड़की के शौहर ने शादी की पहली रात उसके साथ गुजारने के बजाय सारी रात बाथरूम में ही गुजार दी हो तो उसकी दिमागी हालत क्या होगी। शर्म की वजह से ये सवाल मैं अपने शौहर से कर भी नहीं सकती थी क्योंकि मैं नई नवेली दुल्हन थी और नई नवेली दुल्हन ऐसी बात कहती तो मुनासिब नहीं लगता। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और सारी रात बाथरूम में क्यों रहे। फिर मैंने सोचा कि मैं तो सो गई थी, हो सकता है कि वो भी आकर सो गई होंगे। शायद बहुत सुबह को वो दोबारा बाथरूम में नहाने के लिए चले गई होंगे। बस यही सोचकर मैंने अपने दिल को तसल्ली दे दी थी। लेकिन मेरी ये तसल्ली किसी भी काम नहीं आई थी जब रोजाना कमरे में मेरा शौहर यही अजीबोगरीब तरह की हरकतें करने लगा था। शादी को 1 महीना पूरा होते ही मेरी सास ने पोता पोती की रट लगा ली थी। मेरी सास को तो ये भी नहीं पता था कि 1 महीने में से एक भी दिन उनके बेटे ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। उनका बेटा तो न जाने किन हरकतों में मसरूफ रहता था और मैं शर्म की वजह से ये बात किसी से कह भी नहीं सकती थी। 1 महीने बाद जब मैं चाची से मिलने उनके घर पर गई तो चाची मुझे देखकर परेशान हो गई और एकदम से उन्होंने मुझसे सवाल किया कि मैं अपना घर छोड़कर तो नहीं आई हूँ। चाची के सवाल पर मैंने बड़ी हैरत से उनकी तरफ देखा। मेरी रुखसती के टाइम पर भी उनका मेरे साथ यही बर्ताव था और मैं पूरे 1 महीने बाद उनसे मिलने के लिए आई थी, तब भी वो मेरे साथ ऐसी अजीबोगरीब बातें कर रही थी। मैंने चाची से कहा कि नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मुझे उनकी बात से बहुत दुख पहुंचा था। मैंने अपना सारा बचपन उस घर में ही गुजारा था। मुझे उस घर से बहुत ज्यादा लगाव था। क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता था कि मैं इस घर में अपने चाचा चाची से मिलने के लिए भी कभी कभी आ जाऊं? मैं उदास होकर अपने घर को वापस आ गई थी और उधर देखा कि मेरा शौहर फटकरी उठाकर बाथरूम में जा रहा था। अपने शौहर को तो मैं कभी दिखाई ही नहीं देती थी। मैं इस घर में अपने शौहर के लिए बस मामूली सी थी। वो अपनी बीवी से ज्यादा फटकरी से मोहब्बत करता था। कभी कभी तो मैं सोचती थी कि मैं खामोश ही रहूं और अपने गुस्से पर कंट्रोल करूं और उसे अपनी किस्मत में लिखा हुआ समझकर समझौता कर लूं। फिर अगले ही पल मुझे याद आता कि मैं क्यों खामोश रहूं और मुझे तो बल्कि अपने शौहर का सारा सच दुनिया के सामने लाना चाहिए, मगर ऐसा तो मैं सिर्फ अपने ख्वाबों में ही कर सकती थी। हकीकत में तो मुझे परेशान होने के अलावा और कोई दूसरा काम भी नहीं आता था। अब मैंने खुद को घर के कामों में बिजी रखना शुरू कर दिया था और मैं ज्यादा से ज्यादा अपने आप को बिजी रखने की कोशिश में लगी रहती थी। अब मैं सारा ध्यान घर वालों के कपड़े धोना, खाना बनाना और घर की साफ सफाई करने में ही लगी रहती थी। मैं चाची के घर में भी नुकरानी थी और अपने ससुराल में आकर भी नुकरानियों की ही जिंदगी गुजार रही थी। फिर मैंने सोचा कि आखिरकार मैं कब तक इस तरह की जिंदगी गुजारूंगी, मुझे अपने शौहर से बात करनी ही होगी। मैंने बंद लफ्जों में अपने शौहर को ये बात समझा दी थी कि उनकी माँ मुझसे पोता पोते की डिमांड करती है। ये बात सुनकर जैसे मेरे शौहर को करंट सा लग गया था। उन्होंने फौरन ही कहा कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता और ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चले गए थे तो मैं अपना सर पकड़ कर बैठ गई क्योंकि
क्योंकि मुझे अपने शौहर पर पहले से ही शक था और अब मुझे अच्छी तरह से यकीन हो गया था कि मेरा शौहर नामर्द है। वो फटकरी का बहाना बनाकर रोज रात को बाथरूम में चला जाता है और फिर मेरे सोने का इंतजार करता है। जब मैं सो जाती हूँ तो वो बाथरूम से बाहर निकल कर आता है। वो ऐसे ही करता है, वरना कोई मर्द ऐसा नहीं होता जो अपनी नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़कर इस तरह से सारी रात खुद को बाथरूम में बंद नहीं रखता। मैंने सोचा अब मुझे अपने शौहर के इस रात से पर्दा हटाना ही पड़ेगा और मैं सच जानकर ही रहूंगी। यही सारा सच मैं सब लोगों के सामने लेकर आऊंगी। एक दिन रात के टाइम मैंने सोचा कि मैं सोने की एक्टिंग करती हूँ और देखती हूँ कि मेरा शौहर रात में क्या करता है। मैंने आज ही अपने शौहर से कहा था कि मुझे बहुत नींद आ रही है और मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरा सर दर्द से बुरी तरह फटा जा रहा है, इसलिए वो मुझे जगाने की कोशिश ना करे। मेरी ये बात सुनकर तो मेरे शौहर के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी, जैसे कि उन्हें इसी बात का इंतजार हो कि मैं जल्दी से सो जाऊं। मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो तुम जल्दी से सो जाना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। उसने कमरे की लाइट बंद कर दी और कमरे से बाहर निकल गया। ये सच था कि मुझे लेटते ही नींद आ जाती थी, क्योंकि मैं सारा दिन बहुत काम करती थी और थकान से चूर होकर जब मैं अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेट जाती थी तो मुझे फौरन ही नींद आ जाती थी। लेकिन मैं आज बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं जागती रहूं, लेकिन मेरा नींद पर कोई बस नहीं था। आज मैंने सोचा कि दिन में जब मेरा शौहर घर पर था तो मैंने उनसे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं सोना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ ठीक है, घर का काम कोई भी कर लेगा, तो आराम से सो जाओ। मेरी सास को लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं आराम कर रही हूँ और मेरी सास ने भी मुझे किसी काम के लिए नहीं कहा था, वरना मुझे तो आराम करने का मौका ही नहीं मिला था। मैंने नींद दिन में ही पूरी कर ली थी। मैं जी भर के सोई थी ताकि मैं रात को देर तक जाग सकूं। मैं लगभग 1 घंटे तक अपने शौहर का इंतजार करती रही थी। 1 घंटे के बाद जब मेरे शौहर कमरे में आए तो मैं ऐसी हो गई जैसे मैं गहरी नींद में सो रही हूँ। मैंने देखा कि वो वही फटकरी वाला शॉपर लेकर बाथरूम में चले गए थे। जब उन्होंने बाथरूम का दरवाजा बंद किया तो मैं भी उठ गई थी। मुझे डर नहीं था कि वो बाहर आएंगे, क्योंकि मुझे पता था कि वो काफी देर तक बाहर आने वाली नहीं है। मैं घर के बैक साइड वाले हिस्से की तरफ जाने लगी थी और चोरों की तरह आहिस्ता आहिस्ता खड़ी हुई थी, जहाँ पर बाथरूम की खिड़की भी थी। लेकिन बाथरूम की खिड़की बहुत ऊंचाई पर थी और इस खिड़की से मैं अंदर तक नहीं देख सकती थी, क्योंकि खिड़की की ऊंचाई के हिसाब से मेरा कद बहुत छोटा रह गया था। लेकिन मैं जल्दी से जाकर एक चेयर लेकर आई और मैंने वो चेयर रखी और उस पर खड़ी हो गई। उस टाइम रात के 12 बज रहे थे। घर के सारे लोग सो चुके थे, किसी की भी मुझ पर नजर नहीं पड़ सकती थी, मगर मुझे फिर भी बहुत डर लग रहा था और डर की वजह से मेरा जिस्म कांप रहा था। मैं वो चेयर उठाकर खिड़की के करीब ले आई और चेयर पर चढ़कर खिड़की के अंदर देखने लगी कि आखिर मेरा शौहर इतनी देर तक बाथरूम में करता क्या है। अपने पैर कांपने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, ऐसा ना हो कि मैं गिर जाऊं। मैंने अपनी हिम्मत पैदा की और चेयर के ऊपर खड़ी हो गई। लेकिन जैसे ही मैंने बाथरूम की खिड़की से अंदर झांका तो सामने का नजारा देखकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। मैं चेयर से गिरते गिरते बच गई थी। ये मेरा शौहर कैसा काम कर रहा था फटकरी के साथ, आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा था। मेरे शौहर का दिमाग तो ठीक था। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला था और वापस अपने कमरे में चली आई थी। कमरे में आते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मुझे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था, क्योंकि मेरे शौहर की असलियत खुलकर मेरी आंखों के सामने आ गई थी। आज तक मेरा शौहर मेरे करीब क्यों नहीं आया था, मुझे ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई थी। तो वो ये वजह थी जिसकी वजह से मेरा शौहर मुझसे दूर दूर रहता था। अब मुझे यकीन हो गया था कि मेरी चाची मेरे शौहर की असलियत को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वो मुझसे इस तरह की बातें किया करती थी। उन्होंने जानबूझकर मुझे इस मुसीबत में धकेला था, वरना मेरे लिए रिश्तों की कमी नहीं थी। मैं बहुत खूबसूरत थी, जिसकी वजह से लोग मुझे देखते ही पसंद कर लिया करते थे और चाची को सिर्फ इस बात का डर था कि कहीं मुझे उनकी बेटियों से ज्यादा अच्छा रिश्ता ना मिल जाए, इसलिए उन्होंने मेरी शादी इस आदमी के साथ करवा दी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं कभी भी अपनी चाची को माफ नहीं करूंगी। उनको मरने के बाद तो अल्लाह के सामने जवाब देना ही पड़ेगा। और मैं भी ये जान गई थी कि मेरी सास और मेरे ससुराल के सारे लोग मेरे शौहर की हरकत के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि मेरे ससुराल के सारे लोग अपनी अपनी लाइफ में काफी बिजी थे। किसी को भी इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो किसी की जिंदगी में झांक कर देखे कि वो क्या कर रहा है और किस लिए कर रहा है। सिर्फ यही वजह थी जो मेरे शौहर पर आज तक किसी ने नजर नहीं रखी थी। बस उनकी शादी करवाना अपना फर्ज समझा और ऐसे इंसान से मेरी शादी करवाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। ऐसा लगता है कि ज्यादातर वालिदैन अपनी औलाद की शादी करवाने के बाद अपनी सारी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाते हैं, बस हर हाल में शादी कर देते हैं, ये बात जाने बिना कि उनका बेटा शादी करने के लायक है भी या नहीं। बस किसी भी लड़की के पल्ले अपने लड़के को बांधकर उस मासूम लड़की की जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं और लड़का अपनी बदनामी होने की वजह से किसी को बताता नहीं कि मुझे क्या परेशानी है, मैं नामर्द हूँ और मैं शादी करने के काबिल नहीं हूँ। इसी वजह से मुझ जैसी लावारिस और मासूम लड़कियां दर दर की ठोकरें खाकर ऐसे आदमियों की किस्मत में आ जाती हैं और सारी जिंदगी अपना मुंह बंद करके जिंदगी गुजारती रहती हैं। और मैं इस टाइप की लड़की नहीं थी, मैं चुप रहने वालों में से बिल्कुल भी नहीं थी। खामोश रहकर मुझे
मुझे थोड़ा ना कोई अवार्ड मिलने वाला था, बल्कि मेरे ससुराल वाले सारी उम्र मुझे बच्चे ना होने के ताने देते रहते और मुझे बांझ कहा जाता। मैं सोच सोच कर बहुत आगे निकल आई थी और परेशानी ये थी कि मैं क्या करती और कहाँ जाती। मेरे पास तो अपना सर छुपाने के लिए कोई दूसरी जगह भी मौजूद नहीं थी और इधर चचा के घर में चाची ने भी मुझे उनके घर पर जाने के लिए मना कर दिया था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं खामोश नहीं रहूंगी। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन अब कुछ भी बर्दाश्त करने के लिए नहीं बचा था। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था, तो इसका क्या मतलब कि मेरा शौहर मुझे धोखे में रखता। और मैं इंतजार में थी कि मेरा शौहर बाथरूम से बाहर आ जाए। बहुत देर बाद जब मेरा शौहर बाथरूम से आया तो मुझे जागता हुआ देखकर वो चौंक गया था। मैंने गुस्से से अपने शौहर का गिरबान पकड़ लिया और उसे चिल्लाते हुए कहा कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और तुमने सारी सच्चाई मुझसे क्यों छुपाई। मेरा शौहर एकदम अनजान बन गया। वो ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। उसकी इस हरकत पर मेरा मन कर रहा था कि मैं उसे जान से मार डालूं। उसे नहीं पता था कि वो जो एक्टिंग मेरे सामने कर रहा है, मैं उस एक्टिंग को अच्छी तरह से समझ गई थी। वो मेरे सामने मासूम बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मासूम नहीं था, बल्कि वो तो एक बहुत बड़ा चालाक आदमी था और चालाकी से ही मेरे साथ रह रहा था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से वो अभी तक मेरे करीब नहीं आया था, और शायद यही वजह थी कि वो नामर्द है। लेकिन मुझे ये बात बताने से बहुत डर रहा था कि उसकी बेइज्जती होगी और लोग उसका मजाक बनाएंगे, इसलिए उसने शादी करके अपना सारा इंजाम अपनी बीवी पर डालने के बारे में सोचा होगा। मेरे दिमाग में बार बार अजीब अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे। मेरी शादी को 7 महीने हो गए थे और पिछले 7 महीनों से मैं लगातार डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। आज जब मैं अपने शौहर का गिरबान पकड़कर उससे सवाल कर रही थी तो वह हैरत से मुझे देख रहा था, जैसे कि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने उसका झूठ पकड़ लिया है। वह हक्का बक्का होकर मुझे देखे जा रहा था। जब मेरे शौहर ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने फौरन ही अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। मैंने अपने शौहर से कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम इस तरह का घटिया काम करते हो। मैं तुम जैसे नामर्द आदमी के साथ नहीं रहना चाहती और यही वजह है कि तुम इस घटिया फटकरी को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखते हो। मेरा शौहर अभी हैरान सा खड़ा होकर मेरी सारी बातें खामोशी से सुन रहा था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी बातों को समझ नहीं पा रहा था और वो काफी उदास लग रहा था कि मैं उसकी सारी बातों को जान चुकी हूँ। मैं अपने शौहर को हैरान और परेशान देखकर अपना सामान पैक करके दरवाजे की तरफ जाने लगी थी और घर से बाहर निकल गई थी कि सारे घर वाले सो रहे थे। अभी मैं घर में गेट तक नहीं पहुंची थी कि मेरा शौहर भागता हुआ मेरे पीछे आया और जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर घसीटता हुआ मेरे कमरे में लेकर चला गया। मैंने शोर मचाने की कोशिश की तो उसने अपना हाथ मेरे मुंह पर रख लिया, जिससे मेरी आवाज निकलनी बंद हो गई थी और हल्की हल्की आवाज में मुझे खामोश रहने के लिए कहता रहा। वो मुझे कमरे में लेकर आ गया और बेड पर बैठने के बाद उसने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। मुझे अपने शौहर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं एकदम दरवाजे की तरफ जा रही थी, मगर उसने फिर मुझे पकड़कर बेड पर बिठा दिया और कहने लगा, ये क्या तमाशा लगा रखा है, तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ नहीं आती। मैंने तुमसे कहा है कि खामोश रहो, बस एक बार तसल्ली से बैठकर मेरी सारी बातें सुन लो। और तुम इस टाइम रात के इतने अंधेरे में कहां पर जाओगे? क्या तुम लोगों को हमारे बारे में बातें बनाने का मौका देना चाहती हो? अपने शौहर की कही हुई बात पर मैं और ज्यादा गुस्सा करने लगी। मैंने कहा कि तुम्हें क्या लगता है तुम लोगों से सच छुपा कर रखोगे? सच ज्यादा दिन तक छुप कर नहीं रह सकता और दुनिया वालों के सामने आ ही जाएगा कि तुम शादी के लायक नहीं हो और तुम एक नामर्द हो। मैं ये बात सारी दुनिया को बताना चाहती हूँ कि तुम नामर्द हो और तुमने मेरी जिंदगी के साथ खेल खेला है। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। मैं अपने होश खो बैठी थी और जो मेरे मुंह में आ रहा था मैं कह रही थी। मेरी इतनी बातें सुनकर मेरे शौहर ने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैं उसका थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर सकी और लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गए और जमीन पर जब मेरे घुटने लगे तो मैं बुरी तरह से दर्द में आ गई थी और दर्द से मेरी आंखें भर आई थी और मैं रोने लगी थी। बल्कि चोट तो बहुत मामूली सी थी। जो चोट मेरे दिल पर लगी थी उसने मेरे पूरे दिल को जख्मी कर दिया था। मैं चौंक गई और परेशानी से अपने शौहर की तरफ देखने लगी। मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा शौहर आखिरकार मुझ पर हाथ भी उठा सकता है। अगले ही पल में थप्पड़ का दर्द भुलाकर अपने शौहर के सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि तुम्हारे थप्पड़ मारने पर भी मैं इस घर में अब और नहीं रह सकती। मैंने भी चिल्ला चिल्लाकर अपने शौहर से बात करना शुरू कर दिया था। मेरे शौहर ने फिर से कहा कि हल्की आवाज में बात करो वरना सारे घर वाले जाग जाएंगे। मेरे शौहर को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसकी आंखों में गुस्से भरे असरात साफ जाहिर थे। मेरे शौहर ने कहा कि तुम जैसे सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, शायद तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं नामर्द नहीं हूँ, तुम अपने दिमाग से सोचना बंद कर दो। मैं नामर्द नहीं हूँ, बल्कि मैं एक बहुत बड़ी बीमारी का शिकार हूँ, जिसकी वजह से एक हकीम ने मुझे ये इलाज करने के बारे में बताया था कि मैं फटकरी के इस्तेमाल से जल्द सेहतमंद हो जाऊंगा। पहले तो मैं बिल्कुल ठीक था, लेकिन पिछले 9 महीने से जिस्म पर बुरी तरह से खुजली हो रही थी और आहिस्ता आहिस्ता
सा बदबू भी पैदा होने लगी थी और इस वजह से मेरे करीब कोई नहीं आता था। मैंने अपनी इस बीमारी का हर तरह से इलाज किया, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया और काफी सारी महंगी दवाइयों का भी इस्तेमाल किया, नेट से देखकर हर घरेलू टोटका भी इस्तेमाल कर लिया, लेकिन मुझे सिर्फ नॉर्मल सा ही फायदा होता था। मगर अब मेरी ये बीमारी काफी हद तक बढ़ गई थी और मुझे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता था। काफी बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने बताया कि मेरे खून में इन्फेक्शन हो गया है। कुछ सालों पहले जब मेरी बहुत तबीयत खराब हुई थी तो मुझे खून की जरूरत पड़ गई थी, तब डॉक्टर के कहने पर मुझे एक आदमी ने खून दिया था। तब से ही मैं इस बीमारी का शिकार हो गया हूँ। डॉक्टर का कहना है कि उस आदमी के खून में एलर्जी थी, इसलिए मेरे खून में भी इन्फेक्शन हो गया और मेरी सारी बॉडी पर एलर्जी होगी। उस आदमी का खून मुझे सूट नहीं किया और तभी से ही मैं इस हाल में हूँ। डॉक्टर ने बताया कि अगर आप किसी के करीब जाओगे तो आपकी बीमारी किसी दूसरे को भी लग सकती है, इसलिए मैं तुम्हारे करीब नहीं आता था। फटकरी का इस्तेमाल करने से मुझे कुछ घंटों के लिए सुकून मिल जाता था, मगर परेशानी सिर्फ एलर्जी ही नहीं थी। एक परेशानी ये भी थी कि अगर मैं तुम्हारे करीब आता तो मेरी ये बीमारी तुम्हें भी लग सकती थी। ये कोई मामूली बीमारी नहीं बल्कि बहुत बुरी और फैलने वाली बीमारी है। मैं तुम्हें अपने जैसा नहीं करना चाहता था। मेरा इलाज तो काफी टाइम से चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे मेरी परेशानी बढ़ती ही चली जा रही थी। मुझे किसी ने एक मशहूर हकीम के बारे में बताया तो मैं उसके कहने के मुताबिक उसके पास चला गया था। मैंने जब से मुलाकात की तो उन्होंने मेरा पूरी तरह से चेकअप किया और मुझे यकीन दिलाया कि मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। उसने मेरा इलाज शुरू कर दिया था और उधर मेरे घर वालों ने मेरी शादी का हंगामा किया हुआ था, क्योंकि एक बहन दुबई से आई हुई थी और उसे मेरी शादी अटेंड करना बहुत जरूरी था, क्योंकि फिर कुछ सालों तक मेरी बहन का आना यहाँ पर मुमकिन नहीं था। मैंने अपने माँ बाप को बहुत इनकार किया कि मैं अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन मेरी किसी ने भी एक भी नहीं सुनी और मेरी शादी की डेट भी मुझसे बिना पूछे ही तय कर दी। इस तरह से हमारी शादी भी होगी। जब हकीम के पास गए और मैंने हकीम को बताया कि मेरी शादी होने वाली है तो उन्होंने कहा कि अभी 2-3 महीने तक तुम्हारी शादी नहीं होनी चाहिए थी। जब तक इलाज पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम्हें किसी के करीब भी नहीं जाना। मैं अपनी फैमिली के हर मेंबर से भी दूरी बनाकर ही बात किया करता था और ना ही उन लोगों के साथ उठता बैठता था। फिलहाल मेरी शादी की डेट तो फिक्स हो गई थी। उन्होंने बताया कि तुम्हें इतना करना होगा, जब तक इलाज पूरा नहीं हो जाता तो तुम्हें अपनी बीवी से भी दूरी बनाए रखनी होगी। मैं ये बातें सुनकर बहुत परेशान हो गया था। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी इस परेशानी का और कोई हल नहीं, इसलिए तुम्हें सबसे पहले अच्छी तरह से सेहतमंद होना होगा और अपनी बीमारी को ठीक करना होगा। फिर आराम से सारी जिंदगी तुम्हें अपनी बीवी के साथ ही तो रहना है। क्योंकि हकीम के इलाज से मुझे काफी फर्क होने लगा था और मैं खुद को काफी हद तक ठीक महसूस कर रहा था, इसलिए मुझे इसकी बात माननी पड़ी थी। और मैंने सोचा था कि शादी करने के बाद तो मैं सारी हकीकत बता दूंगा, मगर ना जाने क्यों मुझे तुमसे कुछ भी कहने की हिम्मत ही नहीं होती थी और बस यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से तुम मुझे गलत समझ बैठी और मुझे गलत समझने पर मजबूर हो गई थी। हकीम ने कहा कि फटकरी से ही तुम्हारा इलाज हो सकेगा, इसलिए मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आता था और आज तक मैंने तुम्हारे करीब बैठकर तुमसे बात करने की कोशिश भी नहीं की थी। और हर रोज मैं फटकरी घर पर ले आता था और रोजाना मेरा नई फटकरी से इलाज होता था, इसलिए मैं पागलों की तरह फटकरी की हिफाजत किया करता था ताकि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं और एक नॉर्मल जिंदगी जी सकूं और तुम्हें बता सकूं कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कितना तड़प रहा था। मेरी परेशानी बाहर से तो किसी को नजर नहीं आती, मगर अंदर ही अंदर मैं अपनी परेशानी से बहुत ज्यादा बेचैन हो गया था। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैंने तुम पर हाथ उठाया और अपनी ये सच्चाई तुमसे इतने दिनों तक छुपा कर रखी। मेरा शौहर बहुत शर्मिंदा लग रहा था। मुझे अपने शौहर की बातों पर यकीन आ गया था, क्योंकि उनकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे और उनके चेहरे से सच्चाई साफ साफ नजर आ रही थी। मैंने अपने शौहर से कहा कि आप अगर मुझे इस बारे में पहले ही बता देते तो मैं पिछले इतने महीनों से इतना परेशान नहीं होती। मेरे दिमाग में तो तरह तरह की बातें आने लगी थी। मेरी जगह कोई और भी होता तो शायद आपके बारे में ऐसा ही सोचता और तुम्हारी कुछ हरकतें ऐसी थी जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो और मैं भी अब आपसे माफी मांगती हूँ कि मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की और आपको नहीं समझा। मैंने बहुत शर्मिंदा होकर अपने शौहर से माफी मांगी और उन्हें यकीन दिलाया कि मैं हमेशा आपका साथ दूंगी और जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी। वो दिन है और आज का दिन है। मैं और मेरे शौहर हमेशा एक दूसरे के साथ हैं और अल्लाह की बहुत मेहरबानी है कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे शौहर की बीमारी भी जड़ से खत्म हो गई और मेरा शौहर अब बिल्कुल ठीक है और हम मियां बीवी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। कभी कभी हम अपनी फीलिंग्स को साइड पर रखकर ना जाने किन बातों में खो जाते हैं। बहुत सी ऐसी छोटी छोटी गलत फहमियां हैं जो घर को बर्बाद कर देती हैं। हमें अपने पार्टनर को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हम तो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। हम नहीं जानते कि सामने वाले के दिल का क्या हाल है और वो किस परेशानी से गुजर रहा है। अगर हम किसी की परेशानी को समझ सके तो हम उसका साथ देकर उसे कामयाब बना सकते हैं और उसकी परेशानी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम लोगों को सोचने और समझने की हिम्मत दे और ताकत दे और हमें सही करने की समझ दे। और अब मेरे पास 1-2 साल का बेटा भी है। ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी से सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं, क्योंकि मेरे शौहर इतने अच्छे हैं कि कभी कभी मुझे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आता कि ये वही आदमी है जिस पर मैंने पहले कुछ जाने बिना ही काफी सारे इल्जाम लगाए थे और शक किया था। अब मैं अपने पूरे खानदान के साथ
साथ बहुत खुश हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।